मेरी वॉइस आ रही है? Am I audible? ठीक है। ऑडियो वॉइस। सॉरी स्टूडेंट्स। चेक कर लिया मैंने, सिस्टम पर भी वॉइस प्रॉपर आ रही है। ठीक है। सो फर्स्ट लाइन जो अभी आपने लिखी है वो पोटेंशियोमीटर पर दिस है। पोटेंशियोमीटर एक लेंथ कंपैरिजन डिवाइस है और इसी पर अगली लाइन फिर से ऐड करिए आप। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक ईएमएफ कंपैरिजन डिवाइस भी है, राइट? तो पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर consists of a working battery consists of a working battery which can supply a working current which can supply a working current flowing through rheostat। अभी मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले आप कुछ पॉइंट्स लिख लें। फ्लोइंग थ्रू rheostat फ्लोइंग थ्रू rheostat। फिर बोला गया एंड स्लाइड वायर एंड स्लाइड वायर। पोटेंशियोमीटर में एक वर्किंग बैटरी लगी होती है जो कि वर्किंग करंट को फ्लो कराता है रियोस्टेट पर और स्लाइड वायर पर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए एक लाइन और बनती है, ये बस बेसिकली 2 लाइंस है। स्लाइड वायर को जब भी बनाया जाता है तो स्लाइड वायर इज मेड अप ऑफ स्लाइड वायर इज प्रिपेयर्ड बाय स्लाइड वायर इज प्रिपेयर्ड बाय स्लाइड वायर को जो हम बनाते हैं वो किस मटेरियल से बनाते हैं, इसको लिखने जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, जस्ट अभी स्टार्ट किया। स्लाइड वायर is prepared by platinum gold platinum comma gold and silver alloy। प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर एलॉय से स्लाइड वायर बनाते हैं। कुछ जगह हम स्लाइड कॉन्टेक्ट भी यूज करते हैं। तो जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है वो बनाया जाता है कॉपर सिल्वर और गोल्ड एलॉय का। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, मेनली इसमें कॉपर ज्यादा होगा, प्रिपेयर्ड बाय कॉपर फिर गोल्ड एंड सिल्वर एलॉय। कॉपर गोल्ड सिल्वर एलॉय। जब स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट की बात होगी, और इसको समझाने से पहले एक लाइन इस पर और ऐड कर सकते हैं आप कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो यहां हम जब भी इसका यूज करते हैं, एक बार पहले ये पॉइंट्स सबने लिख लिए हैं तो मैं 2 पॉइंट्स इसमें और ऐड कर दूं। अगर आप सभी ने ये दोनों 3 to 4 पॉइंट्स लिख लिए हैं तो 2 पॉइंट्स इसमें और ऐड कर दूं, फिर मैं इसको समझाता हूं कैसे ये वर्क करता है। राइट।
नेक्स्ट, यहां अगर बात की जाए कि इसका यूज कहां कर रहे हो, तो आप यहां पर टू फाइंड द अननोन ईएमएफ, एक तो आप पता करना चाहते हैं अज्ञात ईएमएफ, टू फाइंड द अननोन ईएमएफ, वेरी इंपॉर्टेंट, टू फाइंड द अननोन ईएमएफ, टू फाइंड द अननोन ईएमएफ connected in the circuit, connected in the circuit, connected in the circuit, to find the unknown EMF connected in the circuit shown in the below figure, shown in the below figure, circuit consists of सबको मिलाकर कनेक्टेड इन द सर्किट, तो ये सब अभी डिस्कस करेंगे, राइट, अभी बोलूंगा मैं इसको, पहले स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। टू फाइंड द अननोन ईएमएफ कनेक्टेड इन द सर्किट, हाँ इसी में लिख सकते हो सोन इन द फिगर गिवन बिलो, shown in the figure given below, consist of, क्या क्या कैरी करता है ये, consist of, इस पर हम लोग कंसिस्ट कराते हैं बेसिकली, कंसिस्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर भी होगा, ऑपरेटिंग स्विच भी होगा, फर्स्ट ऑपरेटिंग स्विच एस होना चाहिए, इसके साथ साथ हम बात करते हैं या ऑपरेटिंग स्विच एस is in closed position, is in closed position, is in closed position, comma, गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर की जो की होती है वो भी कनेक्ट होनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर की, फिर इसके बाद हम बोलते हैं स्विच के, गैल्वेनोमीटर की, स्विच के इज इन ओपन पोजीशन, ये दोनों ओपन पोजीशन पर होने चाहिए, सो दैट वी कैन एडजस्ट, so that we can adjust working current value, we can adjust working current flowing through this slide wire, working current flowing through this slide wire, flowing through this slide wire, स्लाइड वायर, जो भी वर्किंग करंट बनेगी उसकी बात हम कर रहे हैं, इसको पहले अरेंज करेंगे आप, हो गया कंप्लीट, ठीक है, एंड एट बैलेंस कंडीशन, and at balance condition following measurement can be carried out, and at balance condition following measurement can be carried out, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। E1 बाई E2 की वैल्यू, E1 बाई E2 का मान बराबर होना चाहिए L1 बाई L2 के, बराबर होना चाहिए R1 बाई R2 के,
इस मेजरमेंट से हम इस तरह से मेजरमेंट करते हैं, राइट। या फिर हम कह सकते हैं E/L का रेशियो कांस्टेंट होता है। यहां तक पहले लिख लो इसको। मैं इस फिगर से अब आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके समझाता हूँ। ये फिगर के बेस पर ही चीजें आपको क्लियर होंगी। कंप्लीट। ओके, हो गया कंप्लीट सभी का। नाउ ऑब्जर्व, सबसे फर्स्ट आपको चाहिए एक वर्किंग बैटरी स्टूडेंट्स, राइट। इसे कहते हैं ईडब्ल्यू, दिस इज वर्किंग बैटरी। इस वर्किंग बैटरी के साथ ध्यान देना, ये जो वर्किंग बैटरी है, इस वर्किंग बैटरी के साथ एक आपके पास कनेक्शन पर वैल्यू होगी और इसे बोलते हैं रियोस्टेट, RH। ये एक वेरिएबल नॉब है, राइट। रियोस्टेट कनेक्ट होगा और इस रियोस्टेट के साथ नीचे एक स्लाइड वायर लगा होगा। क्लास 9-10 को याद करो, 9-10 में एक बेंच लगी होती थी स्टूडेंट्स, उसमें एक 1 मीटर की वायर लगी होती थी, बंधी होती थी, और आप जॉकी को ले जाकर उस वायर पर घुमाते थे, राइट। 1 मीटर की ऐसे वायर होती थी, याद आया। क्लास 9-10, 11-12 कहीं पर भी पढ़ा हो बेसिक फिजिक्स में, पोटेंशियल, अरे तब आप पढ़ाई करते थे स्टूडेंट्स। हाँ हाँ हाँ, तब आप पढ़ाई करते थे, गलत ले गए आप मेरी बात। अभी आप लिख, देखो किसने लिखा था ये, लैब गए नहीं सर, है ना। नहीं तब आप, हाँ तब आप सिंसियर थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सारी कहानी डिप्लोमा में बिगड़ी है स्टूडेंट्स, उससे पहले ER वर्ड नहीं आया था, बिगड़ना वहीं स्टार्ट हुए आप, उससे पहले आप ठीक थे। जरूरत से ज्यादा समझ डिप्लोमा में आप लोगों को आई, बोले अब पढ़ाई करना बंद करते हैं। सॉरी, ये जो वायर है ध्यान से सुनो, ये जो वायर है बेंच में ऐसे बंधी हुई होती थी स्टूडेंट्स, और लगभग 1 मीटर की स्केल होती थी अपने पास। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो ये जो स्केल बंधी होती थी, इस पर आप जॉकी लेते थे, गैल्वेनोमीटर का जॉकी। जॉकी की इस पार्ट को, जैसे एक निप पेन होता है पुराना, उस पेन में जो पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है, वैसा स्ट्रक्चर जॉकी का होता है, वहां मेटेलिक कंटेंट होता है। उसको आप उस वायर में टच कराते हैं और ऐसे से घुमाते हैं। तो वही काम यहां करते हैं आप। ये अपने पास स्लाइड वायर होता है, ये पूरा स्लाइड वायर है, ये पूरा एक स्लाइड वायर है, ये पूरा स्लाइड वायर है। ये जो स्लाइड वायर है, राइट, ये स्लाइड वायर है। अब इस स्लाइड वायर के साथ कंडीशन क्या है जरा समझना, यहां से एक वर्किंग करंट फ्लो हो रही है। ये जो EW बैटरी है, इसके बेस पर एक वर्किंग करंट बनेगी, दिस इज कॉल्ड IW। और इसके साथ बेसिकली, इसके साथ बेसिकली
एक आपने क्या कनेक्ट कर रखा है, ध्यान से सुने। आपने एक कनेक्शन कर रखा है, यहां पर ये जो कनेक्शन कर रखा है, यहां पर एक स्टैंडर्ड सेल और एक अननोन सेल की कहानी है। एक आपके पास स्टैंडर्ड सेल है, एक स्टैंडर्ड सेल है, राइट। और इस स्टैंडर्ड सेल के साथ ये एक अननोन ईएमएफ है, ये एक अननोन ईएमएफ है या अननोन सेल है, अज्ञात सेल है, राइट। पता नहीं मैंने वहां आपको स्विच में क्या लिखवाया, के या एस, जो भी। अभी इतना समझो, यहां पहले ये इस पोजीशन पर है और थोड़ी देर बाद ये इस पोजीशन पे जाएगा, राइट। इसके साथ कनेक्शन वाइज एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा और इस गैल्वेनोमीटर के साथ यहां, इसका कलर बदल देता हूं, एक वायर होगी। और ये वायर, इसको मान लेता हूं, अब जो लिखवाया उससे कंफ्यूज मत होना, आप समझ लेना, मैं यहीं से ऐसा बोल देता हूं इसको। चलो करें स्टार्टअप। ये शायद फिगर दिख रहा होगा सभी को। ये वाला पॉइंट कोई ए पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन ने बी मान लिया। बना लो, इसको भी बना लो, स्टार्ट करें। कमरे सभी लिखवाएंगे लिखवाएंगे, दोनों में फर्क होता है। आगे एक वर्ड आएगा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, वहां लिखेंगे मैग्नीम को। 3 नोट यहां बनेंगे अभी, नोट 1, नोट 2, नोट 3, वहां इस बात को प्रेफरेंस देंगे। हो गया कंप्लीट।
सॉरी, हाँ हो गया कंप्लीट सभी का। रिवर्स करंट आ रही है क्या प्रमोद? रिवर्स कहाँ होगी करंट? वर्किंग बैटरी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वर्किंग बैटरी की प्लस ये लिया है माइनस ये लिया है तो मैंने वर्किंग करंट के हिसाब से करंट बनाई है, राइट? ठीक है प्रमोद, क्लियर है मेरा पॉइंट? प्रमोद यहां तक मेरी बात क्लियर है? पता नहीं, कई बार आप लोग लिखकर सोचते हो कि हाँ सर अब आप समझ लो, समझ गए या नहीं। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वर्किंग बैटरी कैसे यूज कर रहे हो। चलिए, अब स्टूडेंट्स पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर होकर सुनना। इन पॉइंट्स में दो मॉडिफिकेशन अभी होंगे, राइट? तो बिफोर मॉडिफिकेशन, नाउ लिसन। सबसे पहले ये एक वर्किंग बैटरी है, स्टैंडर्ड कोई वर्किंग बैटरी है जिसकी हेल्प से ये रियोस्टेट है स्लाइड वायर के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, राइट? ये जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट स्लाइड वायर फिक्स है। स्लाइड वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा लेंथ के साथ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, तो इसका मतलब इस लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ रेजिस्टेंस भी बन रहा होगा। और ये जो रियोस्टेट है, आप इस नॉब को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। रियोस्टेट एक सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है। यस नवीन? फिर आप इसको ऐसे मूव कराते थे लाइक दिस। तो आप सबसे पहले इस सर्किट में, जब तक आप इस पार्ट को अभी कनेक्ट नहीं कर रहे, ध्यान से सुनना, अभी इस पार्ट की बात नहीं हो रही, आप कोशिश करते हो कि ये जो वर्किंग करंट बने, इस वर्किंग करंट का मान ई डब्ल्यू अपॉन रियोस्टेट रेजिस्टेंस प्लस दिस स्लाइड वायर रेजिस्टेंस होगा। आपकी कोशिश होती है कि रियोस्टेट प्लस ये जो पूरा रेजिस्टेंस बन रहा है, इसका जब डिवाइड ईडब्ल्यू में करो तो करंट ऐसी आए 2.9658 एम्पियर ना आए। मतलब या तो वो एग्जैक्ट 3 हो या तो एग्जैक्ट 2 हो। हम कोशिश करते हैं कि रियोस्टेट की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट की जाए यहाँ पर, ताकि हमारे पास ये जो वर्किंग करंट बने ये दशमलव में ना बने, कुछ जनरल वैल्यू बने, राइट? मेरी बात क्लियर हो रही है? तो आप रियोस्टेट को सबसे पहले फिक्स करते हैं। अब रियोस्टेट की पोजीशन को इस की के थ्रू, मान लो ये की यहां थी तो आप इसको यहां समराइज कर दोगे। आप देखोगे रियोस्टेट की किस वैल्यू पर वर्किंग करंट विदाउट पॉइंट बन गई। बात क्लियर है? आई डब्ल्यू की नॉर्मल वैल्यू बनाते। दूसरी बात, जब आई डब्ल्यू की नॉर्मल वैल्यू बन गई तो इस सर्किट पर एक वर्किंग करंट फ्लो होने लगी, राइट? इस सर्किट पर एक वर्किंग करंट फ्लो होने लगी। इतनी बात पहले सबको क्लियर है क्या? राइट? इसके बाद एक आपके पास स्टैंडर्ड सेल है। कैसा सेल है? स्टैंडर्ड सेल। इस स्टैंडर्ड सेल को आपने टर्मिनल ए से कनेक्ट किया, और ये स्टैंडर्ड सेल, बहुत ध्यान देना स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेल का पॉइंट नंबर 1 कनेक्ट हुआ है गैल्वेनोमीटर से। किसके साथ? गैल्वेनोमीटर। मतलब ये जो सेल का टर्मिनल है, इसको इस स्विच 1 के साथ कनेक्ट करोगे। पहले ये सब ओपन था, पहले ये स्ट्रक्चर ओपन था, केवल वर्किंग करंट फ्लो कर गई। अब इसके बाद आपने क्या किया? आपने इस टर्मिनल के साथ एक सेल का एक टर्मिनल कनेक्ट किया, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है, ध्यान से सुनना, दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर के नीचे जॉकी है स्टूडेंट्स अपने पास। इस जॉकी को ले जाकर, इधर देखो, इधर 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 देखो, जॉकी को ले जाकर आप पहले यहां टच कराओगे। टच कराने के बाद जब जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर ऐसा मान लीजिए, इस गैल्वेनोमीटर पर
इंडिकेटर ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर पर इंडिकेटर घूम रहा है तो इसका मतलब अभी हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो रहा। जितना ये गैल्वेनोमीटर नल टाइप डिफ्लेक्शन पर जाएगा, जीरो के पास पहुंचेगा, तो आप इस वायर को घुमाते जा रहे हैं। मतलब जॉकी आपके पास यहाँ है, जॉकी की पोजीशन यहाँ है, जॉकी की पोजीशन यहाँ है, बार बार बदलोगे। और जिस पोजीशन पर, ध्यान से सुनना, मान लो जॉकी यहां जाकर इस लंबाई L1 लंबाई के साथ या यहां तक का रेजिस्टेंस R1, इसके साथ अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ गया, कौन सा डिफ्लेक्शन? नल डिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर गैल्वेनोमीटर ने जीरो वैल्यू दिखा दी तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब है इस समय बैलेंस कंडीशन आ गई। बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि आपके पास ये जो स्टैंडर्ड सेल था स्टूडेंट्स, ये जो स्टैंडर्ड सेल था, इसका ईएमएफ पूरा ईएमएफ यहां पहुंच जाएगा। मतलब यहां तक जो ईएमएफ बनेगा वो पूरा E1 बनेगा, राइट। ये जो ईएमएफ है E1, वो बताएगा यहां तक का वोल्टेज। यहां तक का वोल्टेज R1 पर बनने वाला वोल्टेज होगा। और इस समय अगर बैलेंस कंडीशन है तभी तो गैल्वेनोमीटर में धारा जीरो हुई है। अगर यहाँ कोई करंट नहीं बह रही तो आप मुझे बताओ, अगर करंट नल डिफ्लेक्शन दिखा रही है तो बैलेंस कंडीशन में यहां तक का पूरा वोल्टेज क्या इस टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा? और आप यहां तक का वोल्टेज और ईएमएफ, स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ, अगर दोनों बराबर हैं तो क्या मैं कह सकता हूं इस समय E1 का मान प्रोपोर्शनल है इस लंबाई के, या मैं कह सकता हूं E1 समानुपाती है यहां तक बनने वाले रेजिस्टेंस के। एक्सेप्टेड है क्या सबको? और ये बात कब है? एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन। ये कब की बात है? बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में ध्यान देना, अभी तक अननोन सेल कनेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, केवल कनेक्ट क्या है? स्टैंडर्ड सेल। मान लो कोई डेरियल सेल है, कोई लेक्लांजे सेल है जिसका आपको ईएमएफ पता है, राइट। जिसका ईएमएफ पता है वो कनेक्ट है। और जब वो कनेक्ट है और बैलेंस कंडीशन है तो क्या इसके अंदर कोई करंट फ्लो करेगी? करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इस समय पूरी करंट, बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ नहीं रहे बात। स्टैंडर्ड सेल के साथ जब कनेक्शन होगा और यहां से कोई करंट अंदर नहीं जाएगी तो पूरा ये वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? वर्किंग करंट बस फ्लो करेगी यहां, और वर्किंग करंट इंटू R1। तो E1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? E1 का मान वर्किंग करंट इंटू R1 के इक्वल आएगा, राइट। और ये जो वैल्यू आ रही है, क्यों ऐसा हुआ? बन तो रहा है ये भी एक क्लोज पाथ, देखो इधर, ये भी तो एक क्लोज पाथ बना, ये भी तो एक क्लोज पाथ बना है। बट इस क्लोज पाथ की दिक्कत क्या है? ये क्लोज पाथ बैलेंस कंडीशन में क्या कोई अंदर यहां करंट फ्लो कराएगा? बोलिए। अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो क्या केवल ये पूरी IW यहां फ्लो कर जाएगी और इस तरफ से कोई करंट, इस सेल की कोई करंट नहीं आएगी। एक्सेप्टेड? सेल का वोल्टेज खत्म नहीं हुआ, सेल से कोई करंट नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये किस कंडीशन पर है? बैलेंस। तो हम उस जगह इसको रोकते हैं जहां गैल्वेनोमीटर क्या दिखा दे? नल डिफ्लेक्शन। और नल वैल्यू का मतलब कोई करंट यहां पास नहीं हो रही। एक्सेप्टेड है मेरी बात? बोलो, इतनी बात क्लियर है? तो ये जो E1 होगा, स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ जो होगा, ये कितनी लंबाई पर देगा बैलेंसिंग? L1 लंबाई। ये कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर बैलेंसिंग देगा? R1 पर। तो क्या आपसे कहा जा सकता है E1 प्रोपोर्शनल है L1 के और E1 प्रोपोर्शनल है R1 के? मयंक, इतनी बात क्लियर है क्या? दोनों आपस में प्रोपोर्शनलिटी बता रहे हैं। और इस समय क्या गैल्वेनोमीटर में कोई धारा है स्टूडेंट्स? बोलो, इस समय गैल्वेनोमीटर में कोई धारा है क्या? राइट। अब तो कितना पेज छोड़ना पड़ेगा? लेट हो, अभी कुछ पेज वेज नहीं छोड़ने स्टूडेंट्स, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, राइट। यहां से स्टार्ट किया था, जस्ट कुछ अभी लाइनें लिखवाई थी पोटेंशियोमीटर में, दो चार।
राइट। उन लाइनों पर अभी वापस चलेंगे क्योंकि अभी कुछ 2 करेक्शंस करने होंगे यहां पर। अब पहली बात सबको क्लियर हुई क्या स्टूडेंट्स? मेरे साथ बोलना। सबसे पहले सर्किट में ये भी नहीं था। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सर्किट में नीचे वाला कोई भाग नहीं है, केवल और केवल वर्किंग बैटरी, वर्किंग बैटरी के साथ स्लाइड वायर, और आप चाहते हैं कि कोई भी करंट दशमलव में ना बने तो रियोस्टेट को फिक्स करते हैं। तो RH का मान फिक्स कर दोगे, इसका अपना स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस होगा। तो क्या IW का मान, अगर कोई आपसे पूछे कि IW कितनी है, तो क्या हम कह सकते हैं IW का मतलब EW अपॉन रियोस्टेट रेजिस्टेंस प्लस स्लाइड वायर रेजिस्टेंस, R स्लाइड वायर। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ये अपने पास IW है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या E1 का मान बैलेंस कंडीशन में IW इंटू R1 होगा? राइट, क्लियर है सबको? इसके बाद एक तरीका तो ये है स्टूडेंट्स कि आपको मान लो केवल और केवल E1 का मान पता करना है। केवल और केवल किसका मान पता करना है? E1 का। मेरी बात समझना, E1 का मान डायरेक्टली पता चल जाएगा IW इंटू R1 से। एक्सेप्टेड? इतनी बात क्लियर है? अब कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास सर्किट अरेंजमेंट डायरेक्ट पता है, राइट, और इस सर्किट अरेंजमेंट की हेल्प से आपको इस अननोन सेल का ईएमएफ पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है? अननोन सेल का ईएमएफ। अब आपने इसको ओपन कर दिया। किसको ओपन कर दिया? स्टैंडर्ड सेल को। अननोन सेल, एक सेल और है, एक बैटरी दूसरी भी है, बट इस बैटरी का चिट मिटर गया है। ये कितने वोल्ट की है ये नहीं पता। सेल के ऊपर की पैकिंग उड़ चुकी है, राइट। अगर सेल के ऊपर की पैकिंग हट गई है तो क्या देखकर बता पाओगे कि ये कितने वोल्ट की बैटरी है? यस, नहीं बता सकते। तो इसके लिए आप यहां पर अननोन सेल को लगाएंगे। और ध्यान से सुनिए, अननोन सेल के साथ अब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, राइट। पाथ देख रहे हैं आप? पाथ ऐसा है स्टूडेंट्स इस बार। और फिर आप इसको घुमाएंगे, इस जॉकी को फिर घुमाएंगे, राइट। जॉकी जब घूमते समय किसी और लेंथ पर, मान लीजिए मैं दूसरा फिगर नहीं बना रहा हूं, इसी फिगर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बार अगर जॉकी घूमते समय मान लो इस लेंथ पर L2 लेंथ पर, राइट, L2 लेंथ पर बैलेंस हो गया, तो गैल्वेनोमीटर में फिर से करंट कितनी बनेगी? 0। और अगर ये करंट 0 बनेगी तो यहां तक की अगर लेंथ पता है या तो, अदरवाइज यहां तक का आपको रेजिस्टेंस पता है, इतने तक का रेजिस्टेंस है R2, तो क्या मैं कह सकता हूं इस समय अननोन सेल का जो ईएमएफ था E2, क्या वो E2 प्रोपोर्शनल L2 होगा या E2 प्रोपोर्शनल R2? राइट, बोलो। जब आप अननोन सेल का ईएमएफ E2 पता कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या E2 वाली कनेक्शन, ये कनेक्शन गैल्वेनोमीटर के साथ होगा? और इस समय आप ये जो जॉकी था आपके पास, जॉकी को घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे, जहां जॉकी घूमते घूमते घूमते, पहले जॉकी को यहां रखोगे, फिर जॉकी को आगे ले जाओगे, फिर और आगे, फिर और आगे, जहां कहीं ये गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन दे दे, जहां नल डिफ्लेक्शन आया तो ये बैलेंस कंडीशन आ जाएगी। और बैलेंस कंडीशन आने का मतलब कोई करंट पास ना होना, तो क्या फिर से वर्किंग करंट पर ही वैल्यू डिपेंड कर जाएगी, राइट। तो अगर यहां तक का रेजिस्टेंस पता है तो इस रेजिस्टेंस में वर्किंग करंट का गुणा कर दो, राइट, तो आंसर आ जाएगा। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 बराबर IW इंटू R2। यहां से आपके पास आंसर फिर आ जाएगा। तो आपके पास E1 भी पता चल चुका है पहले, और E2 भी पता चल चुका है, राइट।
E1 भी पता चल चुका है और E2 भी पता चल चुका है। कोई दिक्कत इसमें? दोनों बार कौन सी कंडीशन अचीव कर रहे हो? बैलेंस कंडीशन। दोनों बार कौन सी कंडीशन अचीव कर रहे हो? बैलेंस। बैलेंसिंग पर वर्किंग करंट जो बनेगी, क्या वो वर्किंग करंट वर्किंग वोल्टेज बटे रियोस्टेट का रेजिस्टेंस प्लस स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस होगा, राइट? और कौन सी करंट दिक्कत नहीं दे रही? इस बैटरी की बनने वाली करंट पहली बार में दिक्कत नहीं दे रही, और जब इस बैटरी से कनेक्शन हुआ तो फिर कोई करंट नहीं बन रही। करंट क्यों नहीं बन रही? क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन है, और बैलेंस कंडीशन में बैटरी से कोई करंट नहीं जाएगी। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर पर कितनी करंट होगी? जीरो। करंट जीरो होने का मतलब यहां तक का वोल्टेज पूरा यहां तक के बराबर होगा। कहो तो दो दो अलग अलग फिगर बनाकर समझाऊं? इसी में बात समझ पा रहे हो या दोनों अलग अलग फिगर बनाऊं? क्लियर है सभी को? तो E1 का मान कितना आएगा स्टूडेंट्स? IW इंटू R1। E2 का मान कितना आएगा? IW इंटू R2। अगर आप समीकरण 1 और 2, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आप कह सकते हैं E1 बाई E2 बराबर R1 बाई R2 आ जाए। और R किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ। तो क्या L1 बाई L2 आ जाएगा। इसी रिलेशन को आपने लिखा था, राइट? चाहे लेंथ देख लो चाहे रेजिस्टेंस देख लो, ईएमएफ का आपस में अनुपात, ईएमएफ का आपस में अनुपात रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है या फिर लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। दो अलग अलग फिगर बनाऊं क्या स्टूडेंट्स एक बार? यह विजिबिलिटी है इतना, क्योंकि मैंने एक ही इस पर दिखा दिया है, आप बाद में कंफ्यूज हो कि सर जॉकी यहां कनेक्ट है कि यहां कनेक्ट है। पहली बार में जॉकी इस पोजीशन पर कनेक्ट है और अगली बार में जॉकी इस पोजीशन पर कनेक्ट है, राइट? क्लियर है इतनी बात? अब इस बात को थोड़ा सा दिमाग में लाना, R1 की वैल्यू स्टूडेंट्स लेंथ को कंपेयर करते बना रहे हैं हम लोग। ये अपने पास अगर 100 सेंटीमीटर है, राइट, 1 मीटर, तो आपने अगर 1 सेंटीमीटर को बनाया 10 ओम, तो अगला 2 सेंटीमीटर कितना होगा? 20 ओम। आप रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं लेंथ के साथ, तो अगर इसकी लेंथ पता है तो बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस पता है। क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से सुनो। इतनी बात यहां तक क्लियर है क्या सबको? सॉरी, ये लिख लिया था सबने, राइट? एक बार प्रॉपर वे में मेरी बात सुनो जरा, नहीं तो मिस्टेक करोगे आप लोग। सुनिए, सुनना स्टार्ट करिए फिर से। इसको फिर से लिखना नहीं है ना, केवल सुनना है आपको। यहां तक क्या हुआ? लिख चुके हैं ना सब? फाइन। अभी इसके मटेरियल का कैरेक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स। अभी 3 बातें लिखेंगे। नल टाइप डिफ्लेक्शन, कभी पूछा जाए पोटेंशियोमीटर कैसी डिवाइस है? नल टाइप डिफ्लेक्शन डिवाइस, राइट? पोटेंशियोमीटर वोल्टेज का मापन नहीं कर रही, ईएमएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियोमीटर सेल का ईएमएफ माप रहा है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर समझिए स्टूडेंट्स। टर्मिनल वोल्टेज के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जबकि ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी कितने वोल्ट की बनी है वो है। तो कभी पूछा जाए पोटेंशियोमीटर से किसका मापन करते हो? वोल्टेज नहीं, ईएमएफ का मापन, राइट? फिर सुधार करो, स्लाइड वायर जनरल बनाते तो मटेरियल है कॉपर, तो मटेरियल है गोल्ड, तो मटेरियल है सिल्वर। स्लाइड वायर परफेक्ट बनाते
तो अब हम यूज करेंगे एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड वायर रेजिस्टेंस। अब यूज करेंगे फॉर डीसी ऑपरेशन मैग्नीन, फॉर डीसी ऑपरेशन मैग्नीन। जब भी स्टैंडर्ड वायर रेजिस्टेंस की परिकल्पना आएगी यूजिंग स्टैंडर्ड वायर रेजिस्टेंस, तो ऑलवेज मैग्नीन शुड बी प्रेफर्ड। गेटिंग? तब हम मैग्नीन की बात करेंगे। अभी जनरल बात की, दोनों में एक्यूरेसी चेक करेंगे, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेसिजन रजिस्टर। तो ये कंपैरिजन करके लिखेंगे। अभी अभी जनरल बातें लिखी हैं, फिर प्रेफरेंस लिखेंगे। डिवाइस नल टाइप है या जनरल, ईएमएफ मापती है या वोल्टेज, दिस शुड बी डन फॉर ईएमएफ मेजरमेंट, राइट? नेवर से वोल्टेज, वोल्टेज जनरल भाषा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब हम ईएमएफ पर टिक करेंगे। इसी तरह जब आएगा स्लाइड वायर को परफेक्ट किससे बनाते हैं, मैग्नीन को प्रेफरेंस देंगे, राइट? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड वायर रेजिस्टेंस लेना होगा। दोनों बात को समझना, यही दोनों नोट आगे बनेंगे। तब हमारे पास क्रॉम्पटन स्लाइड वायर आएगा, फिर क्रॉम्पटन स्लाइड वायर के साथ टेक्निक फिर बदल जाएगी, एसी पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। तब वहां कॉन्स्टेंटन वायर प्रेफर करोगे, डीसी के लिए मैग्नीन, एसी के लिए कॉन्स्टेंटन। और जनरल पूछा गया था जब, राइट? तो ये पुराना वर्जन है, पुराने वर्जन की एक्यूरेसी नहीं है। नए वर्जन पर हम दोनों नोट को बनाएंगे। क्लियर है सबको? चलो अब सुन लो मेरी बात, एक बार केवल सुन लीजिए। लिसन केयरफुली। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक वर्किंग बैटरी थी, बिल्कुल इत्मीनान से सुनो, 5 मिनट का जस्ट इसमें टाइम दो। वर्किंग बैटरी के साथ एक स्लाइड वायर लगा हुआ है, मैं इसको फिर से बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, एक जस्ट यहां स्लाइड वायर लगा हुआ है। ये जो स्लाइड वायर है, इस स्लाइड वायर के साथ यहां पर एक नॉब लगी है जो कि एक रेजिस्टेंस का सिलेक्शन कर रही है, और इसको कहते हैं आरएच। आरएच का मतलब है रियोस्टेट। आप इत्मीनान से सुनो, क्या वर्किंग बैटरी से जो करंट बनेगी उसे आईडब्ल्यू कह सकते हैं? ये जो स्लाइड वायर है इसका भी अपना रेजिस्टेंस है, ये जो स्लाइड वायर है इसका भी अपना रेजिस्टेंस, ये जो स्लाइड वायर है इसका भी अपना रेजिस्टेंस, ये जो स्लाइड वायर है इसका भी अपना रेजिस्टेंस है। तो मुझे बताओ इस सर्किट में अगर मैं आपसे पूछूं आई डब्ल्यू का मान कितना होगा, बताइए। इस समय वर्किंग करंट की वैल्यू क्या होगी? वर्किंग करंट की वैल्यू का मतलब बैटरी का वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस। स्लाइड वायर की रेजिस्टेंस को यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कहते हैं। एक्सेप्टेड? ओके। आई डब्ल्यू बराबर टोटल वर्किंग वोल्टेज ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रियोस्टेट को हमने क्यों लगाया स्टूडेंट्स? नहीं लगाते तो क्या दिक्कत थी? रियोस्टेट केवल इसलिए लगाया है कि हमारी कैलकुलेशन परफेक्ट बने, नहीं तो दिक्कत क्या आता है, आई डब्ल्यू की वैल्यू अगर 2.678 9 बार बार वेरिएबल वैल्यू है तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो आप इस वर्किंग वैल्यू को, करंट की वैल्यू को प्रॉपर बनाने के लिए रियोस्टेट को यूज करते हैं। एक्सेप्टेड? तो आई डब्ल्यू का मान कुछ ऐसा सेलेक्ट करते हैं जो थोड़ा प्रॉपर हो, 3.00, 2.00, 1.500, राइट? बहुत ज्यादा पॉइंट में डेविएशन ना हो, क्योंकि ईएमएफ में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए, राइट? ईएमएफ मेजरमेंट किसकी डिमांड करता है? बहुत हाई एक्यूरेसी। इसीलिए यहां स्टैंडर्ड वायर रेजिस्टेंस का प्रयोग ज्यादा करते हैं। अब एक मिनट, सॉरी, क्या ईडब्ल्यू का मान, सॉरी आईडब्ल्यू का मान रियोस्टेट रेजिस्टेंस प्लस आर स्लाइड वायर क्लियर है क्या सबको? बोले सभी लोग, स्क्रीन पर बस ओके कर दें, राइट? इतनी बात क्लियर है? ये जो करंट आई, ये करंट आई डब्ल्यू है। अब इस परिपथ में यहां पर स्टूडेंट्स स्लाइड वायर पर अलग अलग लेंथ के साथ अलग अलग रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ये पूरी 1 मीटर की है, राइट? मतलब 100 सेंटीमीटर। ये काफी बड़ी बेंचमार्क थी जिसको कॉपी पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसको एक साथ दिखा दिया। अब आपने क्या किया,
एक सेल लिया, राइट। अभी आपने एक सेल लिया स्टूडेंट्स, और आप इस मान लो सेल का भी ईएमएफ मापना चाह रहे हो। एक सेल लिया और इस सेल का ईएमएफ है E1। क्या है? E1। अभी इसका सेल का ईएमएफ E1 है, मान लो अभी ये भी नहीं पता, राइट। और यहां एक स्विच है जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर एक डिटेक्टर है, राइट। और ये डी आर्सनल डिटेक्टर है। कैसा है? डीसी के लिए डी आर्सनल। डी आर्सनल डिटेक्टर जिस वैल्यू पर करंट जीरो दिखा देगा, बहुत ध्यान से सुनना, करंट जीरो दिखा देगा तो नल डिफ्लेक्शन। अगर यहां करंट जीरो दिखा दे, सॉरी, अगर यहां करंट जीरो दिखा दे गैल्वेनोमीटर पर, तो बताओ क्या इस सेल से कोई करंट इस सर्किट पर पास होगी? ऐसा कब हो सकता है? जब आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी को ले रहे हैं। ये स्टूडेंट जॉकी है, मैं लिख देता हूं, दिस इज जॉकी। जॉकी का एक टर्मिनल मेटेलिक कांटेक्ट का होता है, इसको इसमें टच कराते, इस वायर में ऐसे टच कराते हुए आगे बढ़ाते। तो जब आप इसको टच कराओगे, राइट, टच कराने के बाद ये पहले यहां टच कराया तो पता चला कि स्टूडेंट अभी डिफ्लेक्शन ज्यादा था। फिर और आगे टच कराया तो डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हुआ, और थोड़ा ज्यादा आगे बढ़े, डिफ्लेक्शन और कम हुआ, लास्ट में जहां जीरो हो गया वहां रोक दिया। जहां रोकते हो, मान लो अभी इस समय मैंने इस लेंथ पर इसको रोका, यहां तक की लेंथ है L1। कितनी लेंथ है? L1। यहां तक का जो प्रतिरोध है वो है R1। जहां आपने रोका उस समय गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी बन रही है? डिटेक्शन धारा कितनी दिख रही है? जीरो। तो बताइए, अगर धारा जीरो हो गई, सॉरी, अगर धारा जीरो हो गई गैल्वेनोमीटर में, तो क्या गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस पर कोई करंट का इफेक्ट दिखाई देगा क्या? नहीं। तो जब यहां से कोई करंट ही नहीं बन रही अंदर, तो बताइए पूरे सर्किट में अभी भी स्लाइड वायर में केवल कौन सी करंट बहेगी? कौन सी करंट अभी भी बहेगी? बताओ, क्या इस लूप से कोई करंट बनी अंदर? सेकंड लूप से क्या कोई करंट बनी अंदर स्टूडेंट्स? करंट नहीं बनी। ये कौन सी कंडीशन है? बैलेंस या अनबैलेंस? इसे कहेंगे संतुलित अवस्था। संतुलित अवस्था में ये पूरा ईएमएफ, ये पूरा E1 वोल्टेज, जब यहां कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हुआ तो ये पूरा E1 कहां तक का वोल्टेज हो जाएगा? यहां तक। एक्सेप्टेड, केवीएल लगाकर चेक कर लो, यहां तक का वोल्टेज इस पूरे E1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। एक्सेप्टेड। गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बट जब करंट ही नहीं बन रही तो क्या उसमें कोई ड्रॉप होगा? यस। तो E1 किसके प्रोपोर्शनल है? बताइए सभी लोग, क्या E1 प्रोपोर्शनल है इस रेजिस्टेंस के? क्या E1 प्रोपोर्शनल है इस लेंथ के? और E1 का मान क्या मैं कह सकता हूं केवल और केवल इस समय IW करंट बनेगी? और IW जो करंट बन रही है, इस IW का अगर इस प्रतिरोध से गुणा हो जाए तो क्या EMF आ जाएगा? तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा आपसे E1 बराबर IW इंटू स्मॉल r1। यहां तक किसी को मेरी बात में कोई भी डाउट हो, दे कैन आस्क अप टू दिस। अभी केवल एक सेल लगाया है। कोई भी स्टूडेंट्स यहां तक क्लियरिटी में किसी को प्रॉब्लम हो? क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, लिखना नहीं है, बस एक बार में समझ लो जस्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, अब जरा सुनो। अब अगर हम आगे बढ़े, हाँ ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। फिर से वही सर्किट है, वही वर्किंग बैटरी है, वही रियोस्टेट रेजिस्टेंस है, वही रियोस्टेट रेजिस्टेंस। अब यहां फिर से ये अगेन स्लाइड वायर है। स्लाइड वायर में फिर से डिस्टेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है।
राइट। अब इस पर स्टूडेंट्स इस बार ध्यान देना सब लोग, एक दूसरा सेल लगाया, सेल 2 लगाया, इस बार सेल नंबर 2 लगाया जिसका ईएमएफ क्या है E2। फिर इसको किससे कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर से। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg है और ये जो जॉकी है इस बार यहां जब कनेक्ट होता है इस पोजीशन पर, तब अपने पास बैलेंसिंग आती है। R2 यहां तक का रेजिस्टेंस है और यहां तक की लेंथ L2 है। तो बताओ फिर से, इस बार एट बैलेंस कंडीशन क्या होगा, मतलब जॉकी अभी भी आपने यहां भी घुमाया होगा, यहां भी टच कराया होगा, यहां भी हर जगह टच कराया होगा। किस जगह टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गई, जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगी वहां इसको रोक देंगे, उसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। तो पिछले बार भी हमने इसको कहां रोका था, एट बैलेंस कंडीशन, और इस बार भी इसको कहां रोकेंगे, एट बैलेंस कंडीशन। अब जब बैलेंस कंडीशन फिर से आ गई तो इस समय बताओ E2 किसके प्रोपोर्शनल होगा। क्या स्टूडेंट्स यहां कोई करंट जा रही है, अगर करंट नहीं जा रही तो पूरा पूरा ईएमएफ किसके बराबर, यहां तक बनने वाले वोल्टेज के बराबर। और यहां से जो करंट IW थी, क्या वो करंट पूरी पूरी स्लाइड वायर में घूमेगी, या पीछे से कोई करंट आ रही है इस सेल की भी, बोलो क्या इस सेल की कोई करंट यहां आएगी क्या, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहां गैल्वेनोमीटर पर बैलेंस कंडीशन है और बैलेंस कंडीशन में डिटेक्टर जीरो दिखाएगा। एक्सेप्टेड। तो यहां जब कोई करंट ही नहीं है तो क्या पूरी करंट IW यहां मूव कर जाएगी। इस समय E2 किसके प्रोपोर्शनल है, कितनी लंबाई के, L2 लंबाई। तो E2 प्रोपोर्शनल L2 या E2 प्रोपोर्शनल R2। अगर मैं करंट के साथ इसको लिखना चाहूं तो कैन आई से E2 का मान, पहले IW की बात कर लेते हैं। IW कितना था, EW अपॉन रियोस्टेट रेजिस्टेंस प्लस R स्लाइड वायर। तो बताइए E2 का मान कितना हो जाएगा, IW इंटू R। अब इस इक्वेशन 2 है और यहां क्या था, इससे पहले वाले में इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का 2 से डिवाइड करो, समीकरण 1 का 2 से डिवाइड करो। अगर 1 का 2 से डिवाइड करें तो क्या E1 बाई E2 बराबर R1 बाई R2 नहीं आ जाएगा, और R को अगर लेंथ से कंपेयर करें तो क्या L1 बाई L2 नहीं आ जाएगा। बोलिए, इस टर्म को मैंने लिखा था, कोई दिक्कत यहां तक, इतनी बात क्लियर है। पहले ये दो बातें समझ गए सब। अब कहानी का ट्विस्ट समझो। ये तरीका था पहला वर्जन और दूसरा वर्जन, जस्ट हमें E1 E2 समझ में आया। कहानी का ट्विस्ट ये है, अभी तक मेरे को ना तो E1 का मान पता था स्टूडेंट्स, देखो जरा, ना तो E1 पता था ना तो मेरे को E2 पता था, तो मैंने दोनों पता कर लिए। बट अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, सोचो, ये कुछ EW है, न्यूमेरिकल में EW का मान नहीं बताया। अभी तक क्या था स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली वर्किंग बैटरी का वोल्टेज पता होता था, उसने नहीं बताया और कहा कि कुछ रियोस्टेट जो लगा है उसका मान भी नहीं पता। मतलब क्या क्या नहीं पता, ना तो EW पता ना तो RH पता। हाँ, फिर उसने कहा ये 1 मीटर का या जितनी भी लेंथ का लिया है स्लाइड वायर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कितनी लंबाई का है। अब उसने बोला, सॉरी, अब उसने बोला यहां एक सेल लगा है जिसका ईएमएफ है E1, एक सेल जिसका ईएमएफ क्या है E1, और एक अगला सेल है जिसका ईएमएफ है E2।
और इनके साथ यहां स्विच सेलेक्टर लगाए। ये स्विच पहले 1 के साथ कनेक्ट था, बाद में 2 के साथ। जब ये 1 के साथ कनेक्ट था तो यहां एक गैल्वेनोमीटर पर 0 वैल्यू तब आ रही थी, मैं कलर बदलूंगा जरा समझना, जब ये इस लेंथ पर बैलेंसिंग कर रहा था। और इस लेंथ के रेजिस्टेंस मान कितना है? सॉरी, इस लेंथ का रेजिस्टेंस मान R1 है। अब क्या हुआ, जब ये स्विच पोजीशन, बोर्ड पर रहना सब स्टूडेंट्स, जब ये 2 नंबर से कनेक्ट हो गया तो 1 क्या है इस समय? ओपन है, 1 वाला टर्मिनल ओपन है, राइट। और ये केवल और केवल किस पोजीशन पर अब जाएगा? मान लो इस 2 पोजीशन पर। और इस समय तक का प्रतिरोध R2 है और यहां तक की लंबाई L2 है। अब ये क्या जानने की कोशिश कर रहा है, जरा सुनो। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा है, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस बार अपने को क्या नहीं पता? वर्किंग बैटरी का मान। क्या नहीं पता? वर्किंग बैटरी का मान। इस बार क्या नहीं पता? RH का मान। बस ये पता है पहला जो सेल लिया था, मान लो वो सेल, उसका वोल्टेज पता है, उसका EMF सॉरी पता है। पहले सेल का EMF अगर 2 वोल्ट है, E1 कितना है? 2 वोल्ट। पहले सेल का EMF कितना है? E1 2 वोल्ट, राइट। और इसने कहा जब जब गैल्वेनोमीटर 1 से कनेक्ट होता है तो बैलेंसिंग, तब बैलेंसिंग 300 mm पर होती है, मान लो। तब बैलेंसिंग कितने mm पर होती है? 300 mm। तो E1 प्रोपोर्शनल क्या था? इसको हटाओ। E1 किसके प्रोपोर्शनल था स्टूडेंट्स? क्या E1 प्रोपोर्शनल L1 था? और E1 का मान बताया 2 वोल्ट और बैलेंसिंग कब बताई? 300 mm पर। फिर इसने कहा अब आपके पास ऊपर का फिर नहीं बताया कि वर्किंग बैटरी कितनी है, RH कितना है, कुछ नहीं बताया। और अब बोला केवल कनेक्शन E2 का है, राइट। और जब इससे फिर जॉकी को मूव कराते हो तो जॉकी मूव करते करते इस वैल्यू पर बैलेंसिंग देता है और इस वैल्यू तक की रेजिस्टेंस का मान R2 है, यहां तक की लेंथ L2 है। तो पूछ रहा है आप E2 का मान बताएं। सुनिए, आपसे कहा गया E2 किसके प्रोपोर्शनल है? L2 के। और E2 किसके प्रोपोर्शनल है? L2 लेंथ बता दी गई 600। तो बताओ, अगर आपके पास E1 और L1 का मान पता है, L2 का मान पता है, तो क्या अननोन EMF E2 पता चल जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हो रही है अब? दोनों बातें समझ गए? पिछले बार अलग अलग मेजरमेंट किया, E1 का अलग, E2 का अलग। इस बार क्या है? E1 पता है, लंबाई L1 पता है। E2 पता करना है, लंबाई L2 पर। पता कर लोगे अब? बोलो, बात क्लियर है यहां तक? एक्सेप्टेड है यहां तक मेरी बात, या इसको रिपीट करूं फिर से? हाँ मयंक, यहां तक क्लियर है? हाँ जीपी अयोध्या, ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। सुमित, हाँ ठीक है। ओके 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 ओके। आप सुनो, कुछ काम की बातें अब यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल इस पर करवा देते हैं। न्यूमेरिकल से पहले अब आइडिया लग गया ना न्यूमेरिकल कैसा होगा? बस E1 प्रोपोर्शनल L1, E2 प्रोपोर्शनल L2, या E1 प्रोपोर्शनल R1, E2 प्रोपोर्शनल R2। नवीन क्लियर है यहां तक? राइट। अब एक एक करके कुछ पॉइंट्स को समझना, राइट। मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं। सर ये फिगर बनाना है? नहीं स्टूडेंट, नहीं बनाना। एक फिगर आप बना चुके हैं, बस
काफी था, समझाने के लिए मैंने वो कर लिया था। टोटल 4 ऑब्जेक्टिव आज तक बने हैं, राइट? उतना ही वेटेज दीजिए जितने के लिए वो टॉपिक है। अच्छा, आप लोग आ गए जीपी अयोध्या? कैमरा ऑन कर लिया आप लोगों ने? समझ गए आप लोग? चलो, अब देखो, कहां पहुंच गए? जरूरत से ज्यादा। ओके, पहली लाइन सुनो अब। क्या हुआ, स्क्रीन दिख रही है ना? पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। पोटेंशियोमीटर सबसे पहले ध्यान रखना क्या मापता है, वोल्टेज या ईएमएफ? पोटेंशियोमीटर क्या मापता है स्टूडेंट्स? ईएमएफ। पोटेंशियोमीटर किस मेजरमेंट के लिए यूज होता है? ईएमएफ मेजरमेंट। किसके लिए यूज होता है? ईएमएफ मेजरमेंट, राइट? दूसरी बात, पोटेंशियोमीटर किसमें तुलना करता है? तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली तुलना करता है, बहुत ध्यान से सुनिए, पोटेंशियोमीटर तुलना करता है लेंथ में, L1 और L2। एक बार बैलेंसिंग L1 पर, अगली बार बैलेंसिंग L2 पर। तो ये कैसी डिवाइस का है, कहलाता है? लेंथ कंपैरिजन। इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑप्शन में अगर आ जाए पोटेंशियोमीटर इज ए रेजिस्टेंस कंपैरिजन डिवाइस, लेंथ कंपैरिजन डिवाइस, ईएमएफ कंपैरिजन डिवाइस, तीनों ही कहलाता है। लेंथ कंपैरिजन एज वेल एज ईएमएफ कंपैरिजन, ईएमएफ की भी तुलना करता है, और ईएमएफ के साथ साथ रेजिस्टेंस कंपैरिजन, रेजिस्टेंस की भी तुलना करता है, रेजिस्टेंस कंपैरिजन, राइट? तो कभी बोला जाए पोटेंशियोमीटर कैसी डिवाइस है, तो आंसर होगा लेंथ कंपैरिजन, ईएमएफ कंपैरिजन, रेजिस्टेंस कंपैरिजन, तीनों तरह के कंपैरिजन करता है। अगली बात, फिर मैंने बोला था पोटेंशियोमीटर के अंदर एक वर्किंग बैटरी होती है जो सप्लाई वर्किंग करंट को करता है, किसकी मदद से? एक रियोस्टेट और एक स्लाइड वायर। स्लाइड वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा, वो हम मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर डिसाइड करते हैं वायर के एक छोटे भाग का रेजिस्टेंस कितना है, तो कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर वो यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म लेंथ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्या आप उसके अगर छोटे भाग का रेजिस्टेंस जानते हैं तो क्या पूरे वायर का रेजिस्टेंस जान जाएंगे? लंपिंग का मतलब याद होगा आपको, लंप्ड पैरामीटर पढ़ाया था। अगर यहां तक का रेजिस्टेंस स्लाइड वायर का पता है तो क्या पूरे का पता नहीं चल जाएगा अगर वो यूनिफॉर्म है? यस, हाँ। नेक्स्ट, अब जरा सुनना ध्यान से, स्लाइड वायर के बारे में बात की गई तो जनरल पुराने मेथड पर स्लाइड वायर को प्रिपेयर कर लेते थे प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर से। किससे? प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर से। बट नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड, बट नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड। ये मेथड कैसा नहीं है? स्टैंडर्ड। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मेथड की। पुराने लेवल पर हम लोग मेजरमेंट पर क्या क्या लगा लेते थे स्टूडेंट्स? हम लोग यूज करते थे प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर, सोना चांदी नहीं लगा लेते थे स्टूडेंट्स, पॉलिश एजेंट होते हैं ये। हाँ, थोड़ी देर में कुछ आप लोग लिखना ही स्टार्ट कर दो, राइट? जैसे बीजेटी में हीट सिंक बनता है, हाँ मैं बता रहा था एक बैच में, मैंने कहा हीट सिंक के लिए लगाते हैं बीजेटी में गोल्ड, रिकॉम्बिनेशन एजेंट अच्छा होता है। एक स्टूडेंट आया, पूछा कितने रुपए का सर बीजेटी आता है? मैंने कहा 5 रुपए। बोला सर 5 रुपए में सोना भी लगा देते हैं। और आप लोग इस इन क्वेश्चनों में माहिर हो, इसलिए पहले ही समझाना जरूरी था। पॉलिश मटेरियल ओनली, राइट? जैसे वर्क यूज किया जाता है, जो भी आप जैसे कभी स्वीट शॉप पर जाते हैं तो बोलते हैं चांदी का वर्क यूज करते हैं, वैसे ही हमारे पास वर्क मटेरियल होते हैं पॉलिश के साथ, उनकी बात हो रही है। स्लाइडिंग वायर और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है? स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है? देखो, इन दोनों बातों को जरा समझो।
और ये लास्ट में जो लिखा है, टू फाइंड द अननोन ईएमएफ कनेक्टेड इन द सर्किट शोन इन फिगर, ऑपरेटिंग स्विच, गैल्वेनोमीटर, वर्किंग करंट, ये सब कथा कहानी है, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। ये इसलिए लिखा था कि आप समझ जाएं बात, या नहीं समझे हो तो बता दूं। सर्किट पर पहले वर्किंग करंट फ्लो कराओगे, वर्किंग करंट पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, फिर बैलेंस कंडीशन में E1 प्रोपोर्शनल R1 या E1 प्रोपोर्शनल L1, फिर E2 के साथ बैलेंसिंग करोगे। चलो छोड़ो उसको, आ जाओ अब दो बातों का डिस्कशन। इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, तीनों टर्म्स को समझना। दिमाग में क्वेश्चन आया, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट क्या है। देखो इधर, जब कभी बेंच पूरी 1 मीटर की मौजूद ना हो, तब हम क्या करते हैं, वायर, ये होती है स्लाइडिंग वायर, देखो जरा, और इस स्लाइडिंग वायर को स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के साथ ऐसी नॉब होती है, इसको ऐसे मोड़ देते हैं, फिर यहां इसको ऐसे फ्लिप कर देते हैं, फिर यहां इसको फ्लिप कर देते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने पास अभी भी ये 100 सेंटीमीटर की वायर है, 25 सेंटीमीटर यहां तक, 25 सेंटीमीटर यहां तक, 25 सेंटीमीटर यहां तक, 25 सेंटीमीटर यहां तक, इसे कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, जहां वायर को मोड़ा जाता है। इसे कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट जहां वायर को मोड़ा जाता है, इसे कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट जहां वायर को मोड़ा जाता है। क्या बात क्लियर हो रही है? स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट किस मटेरियल का बनाते हैं, इसकी बात हो रही है। क्लियर? दिस इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, दिस इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, दिस इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। तो आपको जो मैंने आगे लिखवाया था स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट कहा गया, दिस वन। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट का मतलब दिस था, जब कभी बेंच 1 मीटर की पूरी प्रॉपर ना हो, तो वहां उसको मोड़ा जाता है, और मोड़ते समय स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाए जाते हैं। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट छोटी सी प्लेट के साथ बनाया जाता है, बहुत थिन प्लेट होती है, इसके साथ इसको ट्विस्ट किया जाता है। तो ये जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, इसको कॉपर, गोल्ड और सिल्वर से प्रेफर करते हैं, जबकि स्लाइडिंग जो वायर का कॉन्सेप्ट होता है उसमें प्लेटिनम वर्ड यूज होता है, राइट। लेकिन ये दोनों ही टेक्निक पुराने मॉडल है, जो मार्केट से आउटडेटेड है। जैसे ही मार्केट में मैग्निन आया, राइट, मैंने आपको पीएमएमसी में पढ़ाया होगा, संट किसका बनाते हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किसका बनाते हैं, सारी बातें क्या मैग्निन की बनाते हैं? क्या वहां कॉन्स्टेंटन, क्या वहां यूरेका, क्या वहां नाइक्रोम प्रेफर करते हैं? जब तक मैग्निन नहीं था तब तक ये सब यूज हो रहे थे, जब से मैग्निन आया ये सब मार्केट से हट गए। तो अब स्टैंडर्ड स्लाइड वायर आया। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यहीं से क्वेश्चन गलत और सही होता है। अब जो स्लाइड वायर बना रहे हो, स्लाइड वायर अब बनाया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर से। और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कभी भी बात की जाए तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर का मतलब है यूजिंग विच मटेरियल, मैग्नीन। किस मटेरियल से बनाएंगे, मैग्नीन। और मैग्नीन का कंपोजिशन कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस निकल, पढ़ाया था स्टार्टिंग में। कॉपर था हाउ मच, लिख दो, टाइप कर दो जल्दी अगर याद हो। पेज वेज मत पलटो स्टूडेंट, तुरंत टाइप करो, तो बात है, तुरंत 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 टाइप करो तुरंत। इतनी बड़ी क्लास में अभी तक 8 रिप्लाई आए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट ओनली। राहुल थोड़ा दिमाग लगा कर लिखो, बाकी सब ठीक लिख रहे हो, राइट, गुड। चलो ठीक है, बस 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 बस, वेरी गुड। कॉपर 84 बताया होगा मैंने, Mn बताया था शायद 12, और निकल बताया होगा 4, राइट। मैंने कहा था ये याद भी होना चाहिए। तो आपसे कभी पूछा जाए स्लाइड वायर में सबसे ज्यादा बेस्ट प्रिफर्ड मटेरियल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर है, किसकी बनी होती है, मैग्नीन। तो कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस निकल, इस समय जिसको प्रेफर कर रहे हैं वो किसके लिए है, मैग्नीन। तो स्लाइड वायर किसकी बनी होती है, बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स,
स्लाइड वायर की बात हो रही है। स्लाइड वायर, पुराना मेथड क्या है? जनरल कॉपर गोल्ड एलॉय, सिल्वर एलॉय। अब इस समय किसको यूज कर रहे हैं? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर। और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने का मतलब कौन सी वायर? मैग्नेट। तो फॉर डीसी measurement, this arrangement should be best. For DC measurement, this arrangement should be best. This arrangement should be best. इस अरेंजमेंट को बेस्ट कहा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? डीसी मेजरमेंट में सबसे बेस्ट कौन सा होगा? मैग्नीन बेटर होगा या कॉपर गोल्ड और सिल्वर एलॉय प्रेफर होगा? बताइए, प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए ऑलवेज? मैग्नीन। मैग्नीन स्टैंडर्ड वायर रेजिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला 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 पूछा जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना होता है? ऑलवेज ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन हो, अगर मैग्नीन ऑप्शन आ गया तो उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं। मैग्नीन वो है, उससे अच्छा कोई नहीं। अरे रौनक जाग जाओ। मैं शाम को रात को आरजे रौनक को सुनता हूँ, आप अभी से सो गए हैं ना? हाँ राइट। अब आप लोगों से मुलाकात हो नहीं रही है ना, तो याद करना पड़ता है ना कुछ, कहीं से कुछ दिन भर के स्ट्रेस दूर हो तो थोड़ा बहुत एफएम सुन लेता हूँ। उसमें आरजे रौनक आता है। और आपको मैंने सोते हुए देखा, मैं डर गया, आज बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, काफी प्रॉपर चिंता करते हुए समझ रहे थे आप। मैग्नीन डर गया है स्टूडेंट्स, है ना? मैग्नीन चला गया आपको देखकर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुन लिया स्टूडेंट, सुन लिया। देखो ये बहुत अच्छा लिखा है किसी ने, रौनक आप अपने चेहरे पर रौनक लाएं भाई। वाह, है ना? राइट। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग कमाल ही हो। पर वो भी सोच रहा होगा, है ना, कहाँ से कैमरा ऑन रह गया। ऑफ होता बात ही खत्म हो जाती। नेक्स्ट, तो दिस कंप्लीट। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कोई पूछे नल टाइप डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट, नल टाइप डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट, स्टूडेंट सुनो 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 सुनो, यहां भी व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज भी कैसा है? नल टाइप। पोटेंशियोमीटर भी कैसा है? नल टाइप। ऑलवेज प्रेफरेंस देंगे पोटेंशियोमीटर को, ऑलवेज प्रेफरेंस देंगे पोटेंशियोमीटर को, क्योंकि ये ईएमएफ कंपैरिजन डिवाइस है, ये लेंथ कंपैरिजन डिवाइस है, रेजिस्टेंस कंपैरिजन है। जबकि व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज ईएमएफ का कंपैरिजन नहीं करती। व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज केवल और केवल आपके पास रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करा पाती है। इसके बाद कैरी फोस्टर स्लाइडर एक अगली टेक्निक है जो लेंथ का कंपैरिजन करती है, जो व्हीट स्टोन पर मॉडिफिकेशन करती है। इसलिए कभी आपसे कोई पूछे, स्टूडेंट्स जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं उस बातों को समझिएगा। मेजरमेंट में यही बात समझनी है, तब कौन सा टिक लगाना है, अदरवाइज सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई देंगे। जो मैं बातें बीच बीच में बोलता हूं उन बातों को बहुत प्रॉपर सुने। मेजरमेंट सब्जेक्ट सबका अच्छा होने के बाद मार्किंग स्कोर कम हो जाता है, क्योंकि पढ़ा हुआ सब होता है और आप उम्मीद पर हर क्वेश्चन टिक कर जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अच्छा ये समझ में आ गया, स्लाइड वायर में हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर को। अभी मैं पूछूंगा 1 ओम किसके बराबर, तो वो 1 ओम भी बदल जाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम। मेजरमेंट की बात होगी 1.0 कितना कितना क्या, मतलब कंप्लीट लास्ट में 49 तक। राइट, उस 1 ओम को 1 ओम के बराबर टिक नहीं लगा देंगे स्टूडेंट्स, ये मेजरमेंट है। 1 ओम को किसके बराबर लगाना है टिक? एक्सेप्टेड? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस पर।
तो हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सोचते हुए चलें बस। नेक्स्ट, अगला पॉइंट था, सॉरी, पोटेंशियोमीटर इज ए, पोटेंशियोमीटर इज ए, पोटेंशियोमीटर इज ए null type deflection device, null type deflection instrument। तो बैलेंस कंडीशन पर ये क्या दिखाता है? नल डिफ्लेक्शन। बैलेंस कंडीशन पर ये क्या दिखाता है स्टूडेंट्स? नल टाइप डिफ्लेक्शन। बैलेंस कंडीशन पर ये क्या दिखाता है? नल टाइप डिफ्लेक्शन। व्हीट स्टोन आल्सो नल टाइप डिफ्लेक्शन, बट प्रेफरेंस किसको देंगे अगर दोनों ऑप्शन में हो? ऑलवेज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, अब हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। अब इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ पढ़ते थे आप लोग, याद करो 9th-10th में कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू इतनी होती है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू इतनी होती है। कुछ यूनिट्स भी पढ़ते थे आप। ठीक है, कल मैं यहीं से बता दूंगा स्टूडेंट्स, विल टेक टाइम। यो, कल ये थोड़ा सा है, 5-10 मिनट इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। कल मेगर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, मेन इंस्ट्रूमेंट जो अपना होगा मेगर, राइट। मेगर से पहले थोड़ा सा आप लोगों को मैं आइडिया दे दूंगा। एक मिनट, क्या आप लोगों को मैंने पावर फैक्टर मीटर नहीं बताया था ना? पावर फैक्टर सिंगल फेस, दो कॉइल आपस में 90 डिग्री, नहीं, ठीक है, तो उसका भी हल्का आइडिया देकर स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। हाँ, कल स्टार्ट करेंगे मेकर। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। कुछ पार्ट्स हैं अभी कृष्णा, अभी हैं। हाँ हाँ, कल रहेगी क्लास, आज मुझे कुछ वर्क आ गया था अर्जेंट, रहेगी क्लास। डीसी थ्योरम शुड बी देयर, कल रहेगी डीसी थ्योरम की क्लास 11 बजे। हाँ, आज के लिए सॉरी, बस बस बस, अब सो जाइए स्टूडेंट्स, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। हम्म, ओके। हाँ बिल्कुल 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 कमलेश, तुरंत। हाँ, थोड़ा मेरे भाई की, हाँ, तबीयत का इशू है। ठीक है, वो भी ठीक है, मतलब है, थोड़ा प्रॉब्लम है, वो होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, राइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।